नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स आपको दिख रहा है, फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि नहीं फिजिक्स के प्रश्न लाए जाएँ, मैथ के प्रश्न लाए जाएँ, सारे सब्जेक्ट के ही आपका डिमांड रहता है। ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा डिमांड एक रहता है कि आप लोग मतलब इंग्लिश में कराइए। इंग्लिश के भी कुछ बच्चे हैं जो जिनका है कि इंग्लिश में कराइए। तो देखिए क्या है कि अभी कंटेंट यही इतना ही बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसीलिए सारे सब्जेक्ट का नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा अगर हो सकेगा तो आगे से मैं इसको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोल सकता कि नहीं 100% प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, कोशिश तो पूरी रहेगी मेरी कि नहीं मैं इसको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है स्वर ऐसी ध्वनि है जिसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है अनेक आवृत्तियों का मिश्रण होता है, ऑप्शन बी केवल 2 आवृत्तियों का मिश्रण होता है, ऑप्शन सी एकल आवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी है सुनने में सदैव अप्रिय होती है। ध्वनि ऐसी ध्वनि है जिसमें, यही क्वेश्चन पूछा है। तो क्या होता है, एकल आवृत्ति होती है। ध्वनि कैसी होती है, एकल आवृत्ति होती है। इसका उत्तर क्या होगा, सी। मैं इन सब का देखिए क्या है कि सारे सब्जेक्ट का कुछ कुछ कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराया हूँ, कुछ सेंड किया हूँ। जैसे मैथ का हो गया, क्योंकि मैथ अभी नहीं मैं करा पा रहा हूँ, इसलिए मैथ का क्वेश्चन तो आप लोग जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो कृपया करके उसको आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। उसमें जो आपको समस्या आ रही है जिस क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करिए तो क्वेश्चन वाइज मैं उसमें करा दूंगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं ऑटोमेटिक आपके उसमें डालते जाऊँगा धीरे धीरे करके सब, क्योंकि उसको मैथ का कराने का मतलब है कि एक क्वेश्चन कराने में कम से कम 5 मिनट टाइम लगता है। अगर मैं उसको कराने बैठा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन कराया तो उसी के हिसाब से समझ लीजिए 1 घंटा लग जाता है टाइम। ठीक है, तो अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। कोशिश करूँगा कि उसकी भी वीडियो आ जाए बीच बीच में, लेकिन आप लोग को जो मैं दिया हूँ कम्युनिटी बॉक्स में उसको एक बार बढ़िया तरीके से बैठ कर लगा लीजिए। आपको उसमें जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बता दीजिए, तो उसका पूरा आंसर आपको बता दिया जाएगा। पूरा आंसर क्या, पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक यांत्रिक पियानो की कुंजी पहले धीरे से और फिर तीव्रता से दबाई जाती है तो दूसरी स्थिति में क्या होगी, ध्वनि प्रबल होगी लेकिन त्वरित भिन्न होगी, तारा तो भिन्न होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, ध्वनि प्रबल होगी लेकिन तारा तो भी उच्च होगा। तीसरा क्या है कि ध्वनि प्रबल होगी लेकिन तारा तो निम्न होगा। अगला क्या दिया है, प्रबलता और तारा तो दोनों अप्रभावित रहेंगे। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, ध्वनि प्रबल होगी लेकिन तारा तो भिन्न नहीं होगा। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, सही उत्तर हमारा ए नंबर हो जाता है। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न सोनार के बारे में है। ठीक है, सोनार आप लोग जानते होंगे वो पानी के अंदर रहता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पूछ रहा है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का या रेडियो तरंगों का या फिर श्रव्य तरंगों का। तो जो सोनार होता है उसमें हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि तरंग वायु में चलती है यदि, कब ध्वनि तरंग वायु में चलती है, ध्वनि तरंगे वायु में चलती है, कारण पूछ रहा है यदि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हों, माध्यम में नमी न हो, विक्षोभ माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, या कण तथा विक्षोभ दोनों एक दूसरे स्थान को जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्षोभ माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। अगला प्रश्न देते हैं, जब हम मंद ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदलते हैं तो हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, आवृत्ति या आयाम या वेग या फिर तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम उसके लिए आयाम बढ़ाते हैं। मुख्य संक्षोभ तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, परश्रव्य, श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य, ये सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि तरंगे निम्न के द्वारा सुनी जाती हैं, किसके द्वारा अवश्रव्य तरंगे सुनी जाती है, कुत्ता के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, गेंडा के द्वारा, मानव के द्वारा। अवश्रव्य तरंगे गेंडा के द्वारा सुनी जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसी तरंग किसी संगीत कंसर्ट में ऑर्केस्ट्रा के बनाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित और तार को उचित छोड़ने का प्रयत्न करता है, क्या करता है, उचित ढंग से छोड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसा करके वह समायोजित कर रहा है क्या, केवल ध्वनि की तीव्रता को, केवल
ध्वनि का आयाम को या अन्य वाद्यों की आवृत्ति के साथ सितार की आवृत्ति को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा अन्य वाद्यों की आवृत्ति के साथ सितार की आवृत्ति को मिलाने का प्रयास करता है, समायोजित करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, पानी में उत्पन्न तरंगें कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, अंशतः अनुदैर्ध्य और अंशतः अनुप्रस्थ, या कभी अनुदैर्ध्य तथा कभी अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसे पानी में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के अणु कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत या समांतर या 45 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? इसके लंबवत रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है, अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के अणु कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा में लंबवत, समांतर, 45 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? समांतर। अगला प्रश्न है, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का गुणनफल क्या कहलाता है? आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का गुणनफल यहाँ पर दिया है कि तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और वेग। ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हमारा वेग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि v बराबर लैम्डा और म्यू होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हमारा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। मनुष्य सुन सकता है आवृत्ति की ध्वनि कितने से कितने के बीच की जो आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य, यानी 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक। तो हमारा उत्तर कौन है? यह वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनि, सुपरसोनिक, अवश्रव्य, इनमें से कोई नहीं। अवश्रव्य जो कम होता है उसको बोलते हैं पराश्रव्य। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला हमारा ध्वनि वाला चैप्टर, साउंड वाला चैप्टर यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो चलिए अगला यहाँ से देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है? वाहनों में लगे पश्च दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बारे में इसमें पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको बताना है कि उत्पन्न आवर्धन होता है 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, या 1 के बराबर होता है, या फिर इनके सामने रखी वस्तु की स्थिति के अनुसार 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 से कम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किरणें अभिसारित हो जाती है। वस्तु को कहाँ रखा जाए जिसमें वस्तु के समान आकृति का प्रतिबिंब बने? दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूर की एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चय ही देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? अवतल दर्पण का उपयोग करके, उत्तल दर्पण का उपयोग करके, समतल दर्पण का उपयोग करके, अवतल तथा साथ ही साथ समतल दर्पण दोनों का ही उपयोग करके। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग करके हम ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चय ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टार्चों में, सैटेलाइटों में तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब को रखा जाता है। अब बल्ब को क्यों रखा जाता है? परावर्तन के ध्रुव तथा फोकस के बीच में कहाँ रखा जाता है पूछ रहा है। तो परावर्तक के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, परावर्तक के फोकस के बहुत निकट, परावर्तक के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित स्थिति में से वस्तु को किस पर रखना चाहिए ताकि वह उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कार्य कर सके? 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो कांच में प्रकाश का वेग पूछ रहा है, तो क्या होगा? 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोनों लग रहा है दोनों सेम ही दे दिया है। और यहाँ 2 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 2 × 10 की पावर 8।
ठीक है। ये दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा, दोनों सेम हो गए हैं यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर चेंज नहीं है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा वैसे सही उत्तर होगा, ठीक है। 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश परावर्तन होता है तब आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस में जो संबंध होता है तो वो क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिया गया है F = R, F = R/2, F = 2/R और F = R × 2। आंसर नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह अभिलंब से दूर चली जाती है, वह बिना विचलन के हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह अभिलंब से दूर चली जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांच के स्लैब की क्षमता है, कांच के स्लैब की क्षमता 0 होती है, 0 से कम होती है, 0 से अधिक होती है या अनंत होती है। तो कांच के स्लैब की जो क्षमता होती है वो कितना होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या कितना होता है, 0 होता है। कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि आपतन कोण I तथा निर्गत कोण E तब क्या होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि E बड़ा होता है I से, या E बराबर I होता है, या E से बड़ा I होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, E और I दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न परावर्तन के नियम के लिए कौन सा कथन सत्य है, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, या केवल उत्तल दर्पण के लिए, या सभी दर्पणों के लिए उनकी आकृति के अप्रतिरोध है, उनकी आकृति के अप्रतिरोध है, ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कहें तो ये है। तो इसमें क्या है कि अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर नंबर ए हमारा सही है। अवतल दर्पण का हम लोग सेविंग में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।